नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। बहुत स्वागत है आपका किताब वाला के एक और अंक में। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसे लिखा है महात्मा गांधी के पड़पोते। ये इंट्रोडक्शन देना सही नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें इसी वजह से जानते हैं, इसीलिए मैंने इसी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया। किताब का नाम है द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा। ये किताब छापी है हार्पर कॉलिंस ने। ये किताब गांधी की पत्नी कस्तूरबा पर नहीं है। ये किताब उस महिला पर है जो 13 साल की उम्र में ब्याह दी गई। ये किताब उस महिला पर है जो उस पूरे आंदोलन में बराबरी से जिसने गांधी का साथ दिया, लेकिन उनके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो गांधी की पत्नी थी। और जो एक दो छुटपन किस्से हमने कभी स्कूल के वक्त में पढ़ लिए, कभी कोई ऑटोबायोग्राफी गांधी की, कभी गांधी पर लिखी हुई किताब पढ़ते हुए हमने वो किस्से आ गए, या कभी गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हुए हमारे सामने वो किस्से साझा हो गए। लेकिन हमने बा के बारे में कभी भी उस तरह से नहीं जानना, ना ही हमने जानने की कोशिश की जिस तरह से हम गांधी के प्रति आकर्षित रहे। तो आज इस सेशन में आपको गांधी कम बा ज्यादा मिलेंगी। बा कैसी थी, बा क्या सोचती थी, बा की क्या जर्नी थी, इस बारे में हम तुषार से जानेंगे। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लैलन टॉक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनल, आपने जो शुरुआत में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं समझता हूँ कि चाहे मैं दुनिया की कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूँ, मेरी पहचान हमेशा गांधी का परपोता ही रहेगी और मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैंने उस चीज को मान लिया है, अपना लिया है, और मैं जानता हूँ कि वो जो पहचान है वो मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ी है। और अगर मैं उसे, मेरी दादी ने मुझे एक बार समझाया था कि इसकी दो तरफी असर हो सकती है। एक तो तुम उसे बोझ मान के उस बोझ के तले दब जाओगे और अपना अस्तित्व गवा बैठोगे, या उसे एक साया, एक सहारा, एक सुरक्षा समझकर उसमें पनपोगे, बड़े होगे और अपना जीवन खुद बना पाओगे। और मैंने वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया, इसलिए मुझे कभी कोई एतराज नहीं हुआ है जब मुझे सिर्फ बापू के परपोते के रूप में मेरी पहचान दी जाती है। पर अब मैं इस चीज पर जोर देता हूँ कि मैं न सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी का परपोता हूँ, मैं कस्तूरबा गांधी का भी पोता हूँ। अरे वाह! ये किताब के बारे में जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई किताब आई है, तो इसके पीछे का किस्सा ये था कि किताब को जो हमारे यहाँ संपादक है सौरभ, उन्होंने दिखा के कहा कि किसको गांधी के जीवन में इंटरेस्ट है, किसको और जानने का मन है, कौन गांधी के प्रति आकर्षित है इस न्यूज रूम में। तो मैंने कहा कि मैं हूँ। मुझे लगा कि गांधी से रिलेटेड कोई किताब आई होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि किताब बा पर है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। इनके बारे में किताब हाथ में लेने से पहले मैं ये सोच रही थी कि मुझे बस एक किस्सा पता था जो स्कूल के समय में कभी मैंने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा था कि गांधी अपने सिद्धांतों को लेकर इतना स्ट्रिक्ट थे कि जब बा ने एक बार इस बात के लिए रेजिस्टेंस शो किया था कि मैं वो जो गेस्ट आते थे घर पे उनका पैखाना नहीं साफ करूंगी, या जो ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था ना, जो मैंने इस किताब में भी फिर बाद में पढ़ा और उसके पीछे का पूरा कंटेक्स्ट पढ़ा कि बा क्यों इरिटेटेड थी, बा का क्या रेजिस्टेंस था। लेकिन मुझे लगा कि जो बचपने में पढ़कर था कि बा भी उतनी ही जातिवादी रही होंगी, उतनी ही पेट्रियार्कल रही होंगी जितने सब रहते हैं। लेकिन जातिवादी पेट्रियार्कल के साथ साथ एक मैं ही क्यों करूं वाला वो जो बोझ होता है ना, जो घर की महिलाओं पर अक्सर आता है, छोटे छोटे काम करते हुए भी, आम जीवन में भी हम अपने आसपास महिलाओं को देखते हैं कि वो आता है, हम ही क्यों करें। वो भाव भी उसके पीछे था। तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत आप उसी किस्से से करिए। आप बताइए वो जो पूरा आपने अपने किताब में जिक्र किया था। हाँ, वो देखिए, उसमें दो चीज, बापू बदल रहे थे। बचपन से ही बापू को जो जाति और उसके प्रति की जो रूढ़ी परंपरा थी उससे वो मंजूर नहीं थी उनको। बच्चे थे तभी भी उनका पखाना साफ करने के लिए जो हरिजन आते थे, उनके बच्चों के साथ वो खेलते थे
और पिटाई होती थी क्योंकि वो अछूत के बच्चों के साथ खेले, और 10 बार स्नान करवाना पड़ता था। उस जमाने में ये था कि अगर हरिजन की अब दलित कहना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट दलित शब्द है, पर दलित की परछाई भी पड़ जाए तो हम भ्रष्ट हो जाते हैं, और अगर उसको छू लिया तो 11 बाल्टियों से पानी भर के सर से स्नान करवाया जाता था घर में आने प्रवेश के पहले। तो पहने हुए कपड़ों में दरवाजे में बिठाकर उनके सर पे 11 बाल्टी पानी डाला जाता था, तब जाके वो रास्ते दरवाजे के अंदर आ सकते। तो ऐसी ऐसी एक रूढ़ी परंपरावादी परवरिश में वो बड़े हुए थे, और तब भी उनको ये मंजूर नहीं था। तो जब बड़े हुए और अपना एक अस्तित्व जमाने लगे तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। अब बात जो थी वो उसी परंपरा, उसी रूढ़ी के अंदर पनपी बड़ी हुई, उनको ही प्रैक्टिस करती हुई बड़ी हुई थी जब तक वो दक्षिण अफ्रीका नहीं गई तब तक। तो उनके लिए हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए वो एक जीवन का क्रम था। हमारी पीढ़ियों से ये चला आता है, इसमें कोई गलत बात मुझे दिखती नहीं है, इसमें इंसान का अपमान या अवमान मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो परंपरा है, ये तो चलता रहता है, ये तो धर्म है, हमें तो ये सिखाया गया। हमने ये समझना चाहिए कि बापू ने को जो एनलाइटनमेंट आया था, उनको समझ आई थी, वो एक अलग चीज था। इसका मतलब ये नहीं था कि बा को की हम निंदा करें, उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ से आई थी। पोरबंदर और राजकोट सिवा उनके ऊपर कोई भी बड़े समाज या एक सिविलाइजेशन का कोई असर नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका आई तो पहली दफा पोरबंदर और राजकोट जैसे छोटे शहरों में से बड़े किसी अंतरराष्ट्रीय शहर में आए थे। उनमें घर की एक कल्पना होती थी। उनके दोनों घरों में, पोरबंदर और राजकोट के घरों में, सहजाति के जो मेहमान आते थे वो भी सारे घर के अंदर नहीं आ सकते थे। जब जहां तक मेहमानों का प्रवेश होता था वहीं तक वो लोग आते थे, उनको भी सीमित किया जाता था। ऐसे हालातों में जब पति परमेश्वर के घर आ जाए और वो कहे कि मेरा घर तो खुला दरवाजा है, कोई भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, जो करना है कर सकता है, ऐसे में एडजस्ट होना एक बड़ी बहुत कल्चरली, हम आज के जमाने में बैठ के जज कर सकते हैं कि वो गलत है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जज करना है तो हमने उस जमाने में जाके, उस समाज की व्यवस्था में जाके, उनकी परवरिश का एक्सपीरियंस लेके फिर उनको जज करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने, जब बापू ने उनको कहा कि नहीं, अगर मेहमान उसका जो चेम्बर पॉट साफ करने को भूल जाता है तो हमने कर देना चाहिए, तब भी बा ने गुस्सा दिखा के वो साफ करने को राजी हुई थी। पर जब बापू ने कहा कि नहीं, तुम हंसते मुंह साफ करोगी, तो उन्होंने कहा देखो ये मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर जो भाव है वो दर्शाऊंगी मैं, मुझे तिरस्कार आता है ये करने से, तो मेरा तिरस्कार दिखेगा। अब तुम कहो कि वो तिरस्कार को दबा के मैं मुस्कुराते हुए वो करूंगी, ये नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक चीज है, किसी के लिए ये कहना बहुत स्वाभाविक चीज है। और फिर जो रिएक्शन बापू का आता है उससे बा को सदमा पहुंचता है कि मैंने ऐसा तो क्या कर दिया कि ये मेरा पति मुझे एक गैर मुल्क में, जहां हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, वहां मेरे घर में से ही मेरा कांडा पकड़ के मुझे बाहर धकेल के दरवाजा बंद कर देता है कि तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे अब बंद हो गए, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो यहां से ये समझने के लिए प्रयत्न शुरू होता है कि भाई ये ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा, वो है ऐसा दमनकारी तो है नहीं, हैवान प्रकृति का तो है नहीं, वो समझाता है मुझे हर चीज। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतना मुझ पे नाराज हो गया कि रिश्ता तोड़ने तक आ गया। तो वहां से वो समझने की कोशिश शुरू होती है, तो टाइम लगता है उसको। और ये समझना बहुत जरूरी, हमको लगता है कि देखो गांधी के आजू बाजू के सारे लोग महात्मा ही होने चाहिए, तो फिर तो मैं भी महात्मा होता ना, गांधी का परपोता हूं, डायरेक्ट डिसेंडेंट। पर वो कोई इनहेरिटेबल क्वालिटी नहीं है, वो कल्टीवेटेड क्वालिटी, वो अपनी आदतों से, अपनी फितरत से, अपनी समझ से प्राप्त की हुई सिद्धि है, वो अनुवांशिक नहीं हो सकता। तो हर चीज को समय लगता है। कस्तूरबा के साथ ये हुआ हमेशा कि लोगों ने कहा गांधी की पत्नी होकर इतनी समझ नहीं थी उसमें, और जज कर दिया।
पर इंडिविजुअल के नाते उसको समझने देर लग सकती है, ये स्वाभाविक है। ये चीज ना समझ के उनके साथ नाइंसाफी होती है। और जब इस किताब में मैं ये किस्सा पढ़ रही थी तो आगे ये भी लिखा था कि दरवाजे के बाहर जब गांधी ने हाथ पकड़ के बा को बाहर निकाल दिया और कहा कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो रोते हुए उन्होंने पूछा कि कहाँ जाऊं मैं हम्म। इस मुल्क में जहां तुमने मुझे छोड़ दिया। और तुरंत ही गांधी ने रियलाइज किया कि ये ये गलत हो गया, और फिर दोनों गले लग के हम्म। उस दिन रोए। ये जो पश्चाताप गांधी का भी दिखा वहां कि ये मैंने क्या कर दिया, वो जो पेट्रियार्की से एक अधिकार आता है ना कि मेरा घर है, हाँ। मेरे घर से निकल जाओ, यहाँ पर वो भी मैं गांधी को इस किताब को पढ़ते वक्त कोई महात्मा की तरह नहीं देख पाई, मैं गांधी को एक व्यक्ति की तरह देख पाई जिसकी एक जर्नी थी, जो ग्रो कर रहे थे, लगातार ग्रो कर रहे थे, कुछ ना कुछ सीख रहे थे। और इस जर्नी में जो उनके साथ थी, जो ऑल द टाइम उनके साथ रही, वो भी ग्रो कर रही थी, उनकी भी एक इंडिविजुअल जर्नी थी जो हमारे सामने नहीं आई। तो वो जो उसके बाद फिर बा ने कहा कि ठीक है, अब से आप जैसा कहेंगे मैं उसी तरह करूंगी। तो मुझे वो भी देखा कि कितना डेडिकेशन, डिवोशन जो हमारे यहाँ वैसे भी महिलाएं शो करती ही हैं इन एनी इसमें वे। एक एतबार भी था कि ये अगर कुछ करता है, इतनी कट्टरपने से अगर किसी चीज को मानता है, तो जरूर इसमें कोई मतलब होगा, मायने होंगे। ये सिर्फ उसका एक जक्कीपना नहीं है कि भाई मैं पति परमेश्वर हूं, मैं कहता हूं वैसा ही होगा। इसमें जरूर कोई मतलब होगा, कारण होगा, ये समझना है मुझे। और इसलिए वो कहती है कि भाई मैं कोशिश करूंगी कि अब से तुम्हें समझ पाऊं। ये नहीं कह देती कि मैं तुम्हें समझ के सब करती रहूंगी तुम्हें। उसके बाद भी उनके झगड़े होते, कई मुद्दों पे वो झगड़ते हैं। पर हर चीज में हमने ये देखना जरूरी है कि बापू की तरफ से कभी पहले दोहराया की गई गलती दोहराई नहीं गई, और बा की तरफ से भी पहले जो नासमझी से उन्होंने बर्ताव किया, दूसरी बार कभी वो नहीं किया। किसी और मुद्दे पे लड़े, किसी और मुद्दे पे झगड़े, पर झगड़ने के बाद उसको समझने की वृत्ति और समझाने की वृत्ति दोनों तरफ। ये उस रिश्ते की जो एक अहमियत थी वो ये थी कि उसमें सरमुखत्यारी नहीं थी कि मैं कहता हूं ना, मैं पति परमेश्वर। हाँ, गांधी उस मकाम से भी गुजरे, शादी के फौरन बाद मैं पति परमेश्वर हूं और मेरा हुक्म चलेगा, उस फेज में भी वो रहे। पर जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जैसे जैसे परिपक्व होते गए, जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, उनको ये सारी चीजों में जो भद्दापन था वो नजर आने लगा और वो बदलते गए। तो उनकी महानता ये नहीं है कि वो पैदाइशी महान थे, पर उनकी जो जर्नी है वो उनकी महानता है। और कस्तूरबा की जो महानता है वो ये है कि उस राह पर चलते वक्त पता ना होते हुए भी ये एतबार किया था कि भाई ये आदमी मुझे कहीं गलत तो नहीं ले जाएगा। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है अभी वो क्या कर रहा है, लेकिन इतना एतबार है कि मुझे कहीं गलत नहीं पहुंचाएगा, मुझे पश्चाताप नहीं होने देगा, और इसलिए मैं उसके साथ हूँ और मैं भी समझती जाऊँ। तो ये जो एक उस रिश्ते की एक क्वालिटी थी, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बा के शुरुआती जीवन पर आऊंगी। बा के बारे में जैसा आपने लिखा और बताया कि वो एक बहुत समृद्ध परिवार से थी। अक्सर अपनी घर के छत पे बैठकर वो समंदर को निहारती थी और देखती थी। और फिर उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई, गांधी के परिवार में, जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा उतना धनी नहीं था अगर बा के परिवार को कंपेयर किया जाए तो। फिर शादी के तुरंत बाद गांधी की पढ़ाई के लिए भी लोन लेना पड़ा, गांधी गए यहाँ से साउथ अफ्रीका। और उस समय बा बिल्कुल अकेली, या यूं कहूं कि डिपेंडेंट थी फैमिली के बाकी मेंबर्स पर। तो वो जो जर्नी थी, वो जो बा ने फील किया होगा, जो आजकल हमारी जैसी जो जनरेशन है, हम कहते हैं ना कि पापा की परियां जो बेटियां होती है वो जब ससुराल जाए तो ये गलतियां होती है उनसे, ये गलती होगी, वो ऐसी गलतियां करेंगी। मैं बा की उस जर्नी को देख पा रही थी कि वहां पर भी बा का कितना स्ट्रगल रहा होगा ना। एक तो अकेले, फिर डिपेंडेंट, और जॉइंट फैमिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर उसमें बा के लिए एक जो अच्छा हो गया वो ये था कि उनको एक एंकर उनकी सास में मिला, पुतली बा के स्वरूप में। और ऑल्दो वो जो बॉन्ड था वो एक ट्रेजेडी के कारण
ज्यादा मजबूत हुआ। करमचंद बापा के देहांत के बाद पुतलीबा भी विवाह हो गई थी, और इधर कस्तूर पति के वियोग में थी कि पति चला गया था पढ़ाई लिखाई के लिए 7 समुंदर पार। तो वो जो दो विरह थे, पुतलीबा का वैधव्य और कस्तूरबा का अकेलापन, सूनापन, वो दोनों ने एक दूसरों के साथ एक बॉन्ड बना दिया, और उस मुश्किल दौर में उनका सहारा काफी देर तक बा को मिलता रहा। और बा को सबसे गहरा सदमा पुतलीबा के देहांत का हुआ, और उस दरमियान, उस वक्त के दरमियान जब बहुत कठिनाई थी, समाज ने बहिष्कार किया था, जाति से उनको बाहर कर दिया गया था, कोई आमदनी नहीं थी, कर्जा था, उस हालात में जीना। और हमें अभी पता नहीं चलता, क्योंकि देखिए मेरे घर में टेलीविजन है, कोई मेहमान ना आए तो टेलीविजन ऑन करके बैठ जाऊं तो मुझे लगता है मेरा घर भरा हुआ है। उसके पहले हमारे पास रेडियो हुआ करता था, शाम पड़े विविध भारती लगा दिया, गाने सुनते बैठ गए, तो मेहमानों की कमी महसूस नहीं होती। पर उस जमाने का सोचिए, जब बिजली नहीं थी, जब परिवार के सिवा सिर्फ समाज में उठना बैठना ही एक सोशल कांटेक्ट होता था, वहां आपका मंदिर में जाना बंद कर दिया जाए, आपका सामाजिक सम्मेलनों में या मिलनों में जाना बंद हो जाए, समाज के लोग आपके घर में आना जाना बंद हो जाए, जाति की का बहिष्कार हो, इसलिए परिवार के लोग भी ना मिलने से कतराए, तब कितना सूनापन और अकेलापन महसूस होता हो। और ऐसे में कोई सहारा ना हो तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पुतलीबा का सहारा कस्तूर को इनिशियल फेज में, आखिरी 6 महीने में पुतलीबा का देहांत हो गया और कस्तूर अकेली हो गई। पर उस वक्त भी उसके पास उसके माता पिता का एंकर था। वो कई बार उस फेज में कई बार अपने मैके गई थी, जाती रहती थी। और देखिए एक याद रखना चाहिए कि माली हालात में गांधी परिवार और कोठारी परिवार, कापड़िया परिवार का कोई मैच नहीं था। कापड़िया परिवार बेशुमार दौलतमंद परिवार था, और गांधी परिवार का स्टेटस था, पैसा नहीं, एक समाज में स्थान था, राज्य में दीवान होने के नाते बहुत बड़ा स्टेटस था, और उसका प्रेस्टीज जाति पर सब जगह मिलता था। पर करमचंद बापा के गुजर जाने के बाद वो भी चला गया, यानी गांधी परिवार बहुत ही मामूली परिवार बन गया था। जब मोहनदास पढ़ाई के लिए विलायत गए, तब तक गांधी परिवार एक बहुत साधारण और मामूली परिवार हो गया था, जबकि कापड़िया परिवार जो था अभी भी बहुत ही अमीर एक घराना था, कसूर उस घराने की। इसलिए वो जो फर्क मैके और ससुराल में था, वो भी, उसकी भी कहीं ना कहीं तो वो चुभा होगा, कहीं ना कहीं तो कभी एहसास हुआ होगा कि क्या हो गया, और कभी क्या शायद। और तब ये भी याद रखना चाहिए कि तब तक मोहनदास करमचंद गांधी को कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद विलायत गए थे वकील बनने, तो एक डाउट था कि ये वकालत भी पूरी करेंगे या वो भी छोड़ के आ गए। तो एक इनसिक्योरिटी तो नहीं, और वो इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा कस्तूर पे होती, क्योंकि भाई लोग तो कहते कि ठीक है नहीं करेगा तो क्या है, कुछ ना कुछ तो कमा लेगा, उसमें से हम लोग सब मिलाकर बांट लेंगे। लेकिन कस्तूर को तो उसी पे डिपेंडेंट रहता था, तो उसके जीवन पे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। ऐसे हालातों में अकेलापन कई गुना ज्यादा डसा होगा। ऐसे हालात अगर आज के जमाने में हो तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप टिक पाए। कई बार ऐसे हालातों में रिलेशनशिप्स टूटती हुई हमने देखी है कि भाई दिस इज नॉट व्हाई आई गॉट इनटू द रिलेशनशिप, जैसे कोई मकसद हो रिलेशनशिप ही मकसद हो, ऐसा नहीं रहा है। रिलेशनशिप भी मकसद से की जाती है कि भाई मेरा मकसद ये था, वो फुलफिल नहीं होता तो मैं रिलेशनशिप से हट जाऊंगा या हट जाऊंगा। तो ये हमने ये सब सोच के जब हम उसका विश्लेषण करें, तब हम उनके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं उस वक्त सच में पढ़ते वक्त वो दर्द महसूस कर पा रही थी, या मैं समझ पा रही थी कि वो क्या कंडीशन होगी जब उनका जो पहला बच्चा था उसका देहांत हो गया था, और क्या गुजरी होगी उस वक्त पर। वो यही सोचिए आपके, देखो घर में जो घर के हेड ऑफ द फैमिली थे उनका देहांत हो गया,
सारा परिवार उसको मौन करता है। उसमें पहला जन्मा हुआ बच्चा मर जाता है और वो बच्चे की मौत ओवरशैडो हो जाती है। जब कस्तूर को एक कंफर्ट चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, सबकी तरफ से सहानुभूति चाहिए, तब सबकी सहानुभूति घर के बुजुर्ग के लिए, करमचंद बापा के लिए, और स्वाभाविक क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली थे। और उस जमाने में बच्चे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कई बच्चे डिलीवरी में मर जाते, कई प्रेगनेंसी में मर जाते, कई बच्चे इन्फेंसी में मर जाते। तो वो समाज के लिए एक बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समाज, औरत के लिए तो बहुत बड़ी बात। औरत के लिए अपना बच्चा, वो चंद लम्हों के लिए भी अगर बच्चे के स्वरूप में माँ की गोद में खेला हो तो जीवन भर का बॉन्ड हो जाता। तो ये दो चीजों के बीच में भी कस्तूर ने अपने आप को अकेला पाया। जब सोचा कि मेरा पति मुझे सहानुभूति देगा, प्यार देगा, करेगा, तो देखा कि वो अपने ही शौक में मग्न है, वो अपने परिवार को संभाल रहा है, उसको मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। तो ऐसे हालात देखिए, इन्हें अगर हम मॉडर्न परिभाषा में तोड़ने जाए तो लगेगा कितना खराब पति था, ऐसे छोड़ दिया। लेकिन उन हालातों में देखना बहुत जरूरी। और कस्तूर ने भी फिर वही समझा होगा कि हाँ, मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, लेकिन परिवार के लिए करमचंद बापा की मौत उससे भी बड़ी बात थी। और इसलिए स्वाभाविक था कि मेरा पति उस मौत के लिए ज्यादा दुखी था अपने बच्चे के से ज्यादा। और मुझे नहीं लगता कि मोहनदास को कम दुख हुआ होगा। पर एक मौत जो थी उससे हालात पूरे बदल गए थे, उनके फैमिली के हालात, सब चीज। दूसरी मौत थी, उसके बारे में सब लोग ये कहते थे कि भाई बच्चा है, 10 साल का हो जाए तो बहुत है, उसके बाद टिक जाता है। 10 साल तक कोई हम ये नहीं एतबार नहीं रख सकते कि ये बच्चा बच जाता, क्योंकि 10 में से 6 मर जाते उस जमाने में। तो ये सारे कसूर के लिए हर वो चीज, हर वो विपदा जो उसको परेशान, दुखी और प्रताड़ित कर सकती थी, वो उसकी शुरुआती जिंदगी में हुई। और उसी के कारण उसके अंदर भी एक मॉरल स्ट्रेंथ बनता गया कि बाद में आने वाली जो कसौटियां थी उसको वो फेस कर पाए। क्योंकि अगर कस्तूर की जिंदगी आप देखें तो वो एक कसौटी के बाद दूसरी कसौटी, एक चुनौती के बाद दूसरी चुनौती आती ही रही उसके लिए। पूरे रामायण में सीता के लिए तो एक ही अग्नि परीक्षा, और वो इतनी सदियों तक उस अग्नि परीक्षा का महिमा इतना सारा। आप सोचिएगा कस्तूर ने कितनी सारी ऐसी अग्नि परीक्षाओं को पास किया। मैंने किताब के जो शुरुआती वो थे उसमें आपने कई बार लिखा, वो मैंने पढ़ा कि जब जब गांधी लौटते थे साउथ अफ्रीका से, जब भी लौटे तो कस्तूर को लगता था कि अब ये थोड़ा बदल गए हैं, सिर्फ चेहरे से, हाव भाव से, उससे नहीं, अपने काम करने के तरीके पर भी जब वो देखती थी, कभी वो बहुत डेडिकेटेड हैं, कोई और ही काम कर रहे हैं, पैम्पलेट ही छपवा रहे हैं। हर बार उन्होंने अपने पत्नी का एक बदला हुआ स्वरूप देखा जब जब वो उनसे अपार्ट रही, बिछड़ी हुई रही। लेकिन फिर भी खुद को समझाए कि नहीं, इसमें अलग हो सकता है तो ये वही आदमी। वो कनेक्शन, वो उनके मन का अंतर्द्वंद भी कितना मुश्किल रहा होगा ना। बिल्कुल, आप सोचिएगा कि शादी एक लड़के से हुई, पर संसार उस लड़के के कितने सारे अलग अलग स्वरूपों के साथ करना। एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट शादी के बाद, उसके बाद विदेश गया हुआ पति, उसके बाद विदेश से आया हुआ बदला हुआ पति जो अब पढ़ा लिखा था, उसके बाद काम में फेल हो गया हुआ वकील जो वकालत नहीं कर सक रहा था, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जाके पहले एक सक्सेसफुल वकील, अरे वहां वकालत चल पड़ी। उसके बाद वो वापस आता है तो पता चलता है कि इसमें तो कुछ नेतागिरी भी आ गई। बड़े बड़े लोगों के साथ वो पत्र व्यवहार करता है, पत्र व्यवहार तो करता है लेकिन उन बड़े लोगों का जवाब भी आता है। देखिए, ये इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं
हर हर हफ्ते प्रेसिडेंटों और प्राइम मिनिस्टरों को खत लिखता रहूं, उससे मैं बड़ा नहीं होता। पर जब वो लोग मेरे खतों का जवाब मुझे लिखने लगे, तब पता चलता है कि भाई मेरा कुछ महत्व है। और कस्तूर वो देख रही थी कि मेरा पति न सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों को पत्र लिख रहा है, बड़े बड़े अखबारों में उसके लेख भेज रहा है, पर वो लेख छपते भी है और उसके पत्रों का जवाब भी वो बड़ी व्यक्तियां दे रही है। यानी मेरे पति में कुछ फर्क पड़ गया। फिर दक्षिण अफ्रीका उसके साथ जाती है और पता चलता है कि इसका पराक्रम क्या है। जब उसको मार पड़ता है, पिटाई हो जाती है उसकी, तब पता चलता है कि यार ये बड़ा आदमी नहीं हुआ, अभी भी शैतानी कर रहा है, इसको लोग नहीं तो इतने परेशान क्यों हो गए कि उसको मारने लगे। तो ये सारे जो बदलाव है वो एक तरीके से अलग व्यक्ति के साथ संसार करने जितने ही बड़े बदलाव है। और हर वक्त कस्तूर वो एडजस्टमेंट करती रहती है कि नहीं नहीं, ये तो फिर भी वो 13 साल का जो मेरा मोनियो था वही है जिसके साथ मेरी शादी। भले अब वो बैरिस्टर गांधी, फिर गांधी भाई, फिर बापू, फिर महात्मा बनाओ, लेकिन है तो उसमें मुझे वो मोनियो दिख ही रहा है। मेरा वाला जो मोनियो था वो मुझे दिख ही रहा है। ये एक एहसास अपने आप को दिला के रख सकना, वो भी उस रिश्ते की अहमियत दिखाता है कि बापू भी भले इतने स्पेक्टेकुलरली चेंज हुए, लेकिन उनकी जो क्लोजेस्ट थी, उनके साथ जो सबसे नजदीक का रिश्ता था, उसको उन्होंने हमेशा अपना जो मोनियो वाला स्वरूप था उसका एहसास दिलाते रहे। तुषार, हम एक फ्रेज बहुत कॉमनली सुनते हैं कि देयर इज ऑलवेज वन वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, या फिर महान लोगों के पीछे ना उनकी पत्नियां बहुत कुछ झेलती हैं, ये अक्सर कहा जाता है। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मैंने कस्तूर के कई ऐसे एस्पेक्ट देखे, जो बात अभी आपने भी कही कि घर पे किसी का भी आ जाना, गांधी का कभी जेल जाना, उस वक्त उनका सब कुछ संभालना। हमने हमेशा कस्तूर को देखा, या हमें जितना पढ़ाया गया, जितना हमारे कोर्स में रहा, वो गांधी की पत्नी के रूप में ही उनके स्वरूप को दिखाया गया। ये किताब पढ़कर मुझे तो ऐसा लगा कि कस्तूर इससे बहुत कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे लिए, परिवार के लिए भी ये जो किताब थी, ये डायरी का जो आविष्कार था, जब पहली दफा मुझे कहा गया कि कस्तूरबा की डायरी मिली है, तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कैसे हो सकता है, बात तो अनपढ़ थी, वो तो लिखना नहीं जानती थी, उनकी डायरी कैसे हो सकती। तो गांधी रिसर्च फाउंडेशन के लोगों ने मुझे कहा नहीं, बा की डायरी है, हम दिखा सकते हैं आपको। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, शायद बा ने जो कहा होगा उसकी नोट्स किसी ने लिख ली हो। तो ये कभी हमने माना ही नहीं। जब मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी से कहा कि पिताजी बा की डायरी मिली है, तो वो हंस पड़े, बोले क्या बात करते हो, ये ऐसे कोई बात तो लिख नहीं सकती पढ़ी लिखी। पर जब मैंने पढ़ा, जब मैंने शुरुआत की वो पढ़ने की, तो जैसे मैं बा के सानिध्य में बैठा हूं और बा मुझसे ये दास्तान पूरी अपनी जबान, अपनी आवाज में सुनाई दे रही हो, ऐसा एहसास मुझे होने लगा, मुझे वैसा महसूस होने लगा। और हर शब्द में अगर आप देखें तो मुझे ये लगता था कि ये बा ही मुझसे बोल रहे। मुझे प्रश्न पुकार किया गया कि तुम ये गलत बोल रहे हो कि ये बा की डायरी है, ये बा के सिर्फ कुछ एहसास है जो मनु ने लिखे। मैंने कहा मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब आप वो पत्ते पढ़ेंगे, अगर आप गुजराती पढ़ सकती तो आप देखती कि जो लिखी हुई भाषा है वो बहुत ही एक अनपढ़ व्यक्ति की भाषा है, जिसको भाषा पे कोई स्वामित्व नहीं है, प्रभुत्व नहीं है, वैसे इंसान ने अपनी बोली भाषा को लिख दिया। जो भाषा वो बोलती थी, अपने कम्युनिकेशन में यूज करती थी, उसी को वैसी की तरीके से लिख दिया है। जो उच्चारण थे, वो उच्चारण की तरह वो उन शब्दों को लिखा है, उन शब्दों को की लिखावट की तरह नहीं लिखा जो एक पढ़ा लिखा आदमी करता। और अगर बा ने सिर्फ डिक्टेशन दिया होता और किसी और ने लिखा होता, तो उन्होंने जरूर बा को करेक्ट किया होता। वो वैसे के वैसे नहीं लिखते, उतने प्रमाणिक तो कोई स्टेनोग्राफर मैंने आज तक नहीं देखे कि वो गलती सुधारे। पर इसमें गलतियां वैसी की वैसी रही, और इसलिए मेरा एतबार बढ़ता गया। और मैंने ये दिखाया, मैंने कहा कि अगर आप कहते हो कि किसी और ने ये लिखा है,
बा ने नहीं लिखा, तो फिर उन्होंने ये गलतियां क्यों ऐसे रखी? एक ही शब्द 3 जगह पर 3 अलग तरीके से लिखा गया। जेल के सुपरिंटेंडेंट का नाम लिखती है बा, कहीं सुप्रिंटेंडेंट लिखती है, कहीं सुप्रीटेंडेंट लिखती है, कहीं सुप्रीन लिख के रख देती है। तो अगर कोई और लिख रहा होता तो कहता बा ये सुप्रीन सुप्रीन सुपला नहीं है, ये सुपरिंटेंडेंट। कहीं हॉस्पिटल लिखती है, कहीं हॉस्टिपल लिखती है, कहीं हॉस्पल लिखती है। तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखता तो वो ऐसी तो एक ही शब्द 3 अलग तरीके से नहीं लिखता। ये इसलिए लिखे हैं कि बा जो मन में विचार आया, जो उस वक्त उच्चार मन में आया, वो लिख दिया। और इसलिए मेरा भरोसा और भी प्रकट होता गया कि नहीं, ये बा का लिखा हुआ है। तो हमारे लिए भी वो एक आविष्कार था कि बा लिख सकती। अब अगर कोई मुझे कहे कि बा लिख नहीं सकती थी, तो ये डायरी उनके मुंह पे फेंक के मारूंगा। और ये एक डेली, किसी बच्चे की जैसे डेली की डायरी एंट्री होती है ना, कि आज मैं सुबह उठी, आज मैंने खाना खाया, आज भगवान के आगे प्रार्थना की और सो गई। कई पन्ने मैंने देखे जो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, मैंने उसके जरिए पढ़ा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस दिनचर्या बताकर छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बात का भी एहसास दिलाती है कि उस पीरियड में वो अपनी पति से दूर रही थी। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ था कि वो पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए थे। पति किसी जेल में था, पत्नी किसी और जेल में थी। और मेरा मानना है कि बा ने ये डायरी लिखना शुरुआत की कि भाई मैं जब मेरे पति के साथ नहीं हूँ तब मैं क्या कर रही हूँ, इसका हिसाब किताब मुझे मेरे पति को जब मैं मिलूंगी तब देना है। और इसलिए इतनी माइन्यूटता से गुल्ले किए वो भी हर रोज लिखती है कि मैंने उठ के गुल्ले किए, मुंह धोया, वो भी लिखा है। कई बार पढ़ने वालों को ये भी एहसास हुआ कि ये क्यों लिख रहा है, हर रोज वही का वही लिखा। बा ने भी लिखा है कि मैं ऊब जाती हूँ वही का वही लिखकर, पर क्या करूं, वही करती हूँ इसलिए वही लिखती हूँ। तो महत्व इस चीज का है कि डेडिकेशन कितना है। और वो डेडिकेशन इसलिए है कि अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को वो हिसाब दे रही है कि तुम्हारे बगैर जब मैंने वक्त गुजारा तो मैंने क्या किया। ये इस चीज का महत्व है। मैंने जितना गांधी जी को पढ़ा, स्कूल टाइम के बाद जब गांधी को समझने की वो उम्र आई कि जब समझ पाऊंगी, तो पहली बार मैंने लुई फिशर की किताब पढ़ी थी गांधी पर। उसके जरिए मुझे पता चला कि गांधी का बा के प्रति प्रेम भी बहुत था, और वो कैसे धीरे धीरे बा को समझना भी शुरू किए थे। मुझे आपकी किताब में भी एक वो अंश मिला जिसमें गांधी ने कहा कि आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन ना, या आदमी लस्ट जब निकालता है तो वो महिलाओं के प्रति वॉयलेंस होता है। एक ये अ मैन्स लस्ट इज वॉयलेंस टूवर्ड्स वुमेन। वो समझ गांधी में तब आई जब उन्होंने 2 बार बा की डिलीवरी खुद करी, जब डॉक्टर नहीं पहुंच पाए थे और एक बार डॉक्टर लेट पहुंचे थे। उसी समय में बा की भी साइमल्टेनियसली जर्नी देखी कि जो कभी डॉक्टर से, जिन्होंने कभी डिलीवरी नहीं कराई, उनके लिए कितना अजीब अनुभव था कि कोई पराया आदमी, मेल, उनको उनके इतने इंटीमेट पार्ट्स को देखेगा। क्योंकि मैं समझ पा रही थी तब तो वो इतना कॉमन नहीं था जैसे आज के समय में, कि चाहे वो मेल डॉक्टर करे डिलीवरी, चाहे फीमेल डॉक्टर करे। तो जैसे जैसे गांधी बढ़े, जैसे जैसे गांधी में समझ आई, एकदम उसी तरह बा भी उतनी ही बड़ी बनी, बा में भी उतनी ही समझ आई, लेकिन बा की जर्नी तो एकदम छिपी रह गई ना। हाँ, क्योंकि देखिए बा का नसीब ये था कि एक सूर्य के नजदीक का ग्रह वो थे, और इसलिए किसी का ध्यान उस पर जाता नहीं था। और यही हालात बा के साथ, और जो पूरा नजदीकी परिवार था उसके साथ यही वाकया हुआ कि बापू का तेज लोगों के लिए इतना प्रभावशाली होता था कि उनके इर्द गिर्द आसपास के लोगों का कोई अस्तित्व ही उन्हें महसूस नहीं होता था। और यही हुआ, और महान लोगों के साथ यही होता रहता। और बा की महानता ये थी कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं हूं इधर मुझे देखो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे पति की कीर्ति बढ़ती है तो उसमें मेरी भी कीर्ति बढ़ रही है, और मैं उसमें उससे संतुष्ट हूँ। हाँ, शायद
वो उस जमाने में फेमिनिस्ट्स को डसता था कि तुम क्यों ऐसे उसके नीचे दबी हुई है। एक फेमस फोटोग्राफ था सेवाग्राम में, मेरी किताब में वो फोटो है, बापू के चरण धो रही है। बापू स्टूल पे बैठे हैं, जमीन पे बैठी है और लोटे से उनके पैरों पे पानी डालती थी। उनकी पूरी जिंदगी भर, जब बापू ने वॉलेंटरी पावर्टी को एम्ब्रेस किया, तो वो सब जगह पे चलते थे, चल के जाते थे, पैदल जाते थे, और दिन में 20-20 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करते थे, दक्षिण अफ्रीका से लेके। तब उनका एक रिचुअल हुआ करता था कि जब भी वो घर आते तो गर्म पानी से उनके पैर का सेक करती। एक डोल में, एक बाल्टी में गर्म पानी लाती और घुटनों से लेके पैरों तक वो गर्म पानी पोर करके उनको सेक करती, वैसा हीट फोमेंटेशन करती। और बापू को वो बहुत पसंद आता था और जिद से बा ने अपने पूरे जीवन में किसी और को वो करने नहीं दिया था। जब आश्रम का जीवन शुरू हुआ और बाकी लोग आने लगे, बसने लगे, परिवार बढ़ता गया, तो बाकी के कई जो ड्यूटीज थी बाकी वो और औरतों ने ले ली, वो करने लगे। पर ये एक बात थी जो कभी भी किसी को करने नहीं देती। जब भी वो बापू के साथ रहती तो शाम को बापू के पैरों को गर्म पानी का शेक करना वो खुद ही हमेशा करती थी। और एक बार वो जब सेवाग्राम में कर रही थी तो कनू गांधी ने वो तस्वीर ले ली और वो तस्वीर सब जगह पे छपी। तो को बहुत टीका हुई, की फेमिनिस्ट्स ने टीका की कि तुम्हारी ये तस्वीर से हमारा दासत्व कायम कर दिया, और ये क्या जरूरत थी, तुम्हें करना था तो बंद कमरे में करती, खुलेआम क्यों किया। तब ने एक बहुत ही मजबूत जवाब उसका दिया था कि जब मेरे पति ने मेरी 2 डिलीवरियां की, मुझे साफ किया, मुझे धोया, और उसके डिलीवरियों के बाद जब मैं खटिया पकड़ ली थी, मुझे बेड रेस्ट देना था, तो मेरा मैला साफ किया, मुझे नहलाया, मुझे खिलाया, मुझे कपड़े बदले। तब तस्वीरें नहीं निकालने वाला था कोई, तो आपने वो सब नहीं देखा। और अब मैं प्यार से मेरे पति के पैर धोती हूँ तो आपको डसता है। बोले आपको डसता है तो डसे, मैं तो करूँ, ये मेरा प्यार है। उसमें स्त्री जाति का कोई हीन वो नहीं है कि मैं ये नहीं दिखाती कि स्त्रियों की जगह पति के चरणों में हो, लेकिन इस चीज में मैं ये करूंगी, आपको पसंद आए ना पसंद है, मुझे उसका कोई हद नहीं। ये स्ट्रेंथ था उनके कैरेक्टर। तुषार, मैं खुद को भी एक फेमिनिस्ट के तौर पर देखती हूँ। मैं भी फेमिनिज्म के आइडिया पर बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये इक्वालिटी का आइडिया है, ये बराबरी की बात करता है। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने देखा कि गांधी भी इक्वली फेमिनिस्ट है कई पॉइंट पर। जहां जो बात आप बता रहे थे कि बा की 2 डिलीवरी के बाद महीने भर तक डॉक्टर ने बा को बेड रेस्ट के लिए बोला था, बा नहीं तैयार हो रही थी, उनके लिए बड़ा अजीब था। गांधी ने स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करवाया, 1 महीने तक बच्चों का ख्याल रखना, सारा कुछ करना। बा के प्रति उनका भी प्रेम उतना ही था जितना बा का प्रति या बा की श्रद्धा गांधी के प्रति थी। तो ये तो इक्वल रिलेशन। अब हम उसको विदाउट कंटेक्स्ट अगर कहीं देखें तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है कि बा ने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। वैसे ही कोई गांधी का ये साइड पढ़ के भी बोल सकता है कि गांधी ने तो ये गलत किया कि इतना आराम दिया या इतना आराम करने पत्नी को दिया। मैं एक उस पर और आना चाहूंगी। मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें आपने एक किस्सा बताया था कि गांधी जी जो बकरी का दूध पीते थे उसके बारे में भी बा ने ही उन्हें बताया, या बा ने ही उसके लिए कहा था। तो देखिए, हुआ ये था कि सन 21-22 का टाइम बापू के लिए बहुत एक चिंता का, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, उनकी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन तक पहुंच गए थे, नर्वस ब्रेकडाउन तक पहुंच गए थे, डिप्रेशन, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन उनको आ गया था। उसी में उनको फिस्टुला हो गया, और जब डॉक्टर की सलाह ली तो उन्होंने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी के लिए उनकी फिजिकल हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने कहा कि इस हालत में मैं सर्जरी करने जाऊंगा तो तुम मर जाओ, सर्जरी टेबल पे ही मर जाओ, इसलिए तुम्हें तुम्हारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो बापू ने कहा कि भाई क्या करना है? तो बोले बाकी तो तुम कुछ करोगे नहीं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स तुम्हें खाने पड़ेंगे, उसके सिवा कोई चारा नहीं। तो बापू ने मना कर दिया।
कि भाई मैंने तो सौगंध खाई है, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लूंगा, क्योंकि बापू ने देखा था कि कमर्शियल डेयरी में गाय और भैंसों को किस तरह से शोषित किया जाता था, उनके साथ कैसा गैर व्यवहार होता था। बछड़े को उसका लेजिटिमेट शेयर दूध का न देते हुए वो सारा उसकी बिक्री हो जाती थी। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गाय और भैंस का दूध नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर जाता हूं तो मर जाऊंगा, लेकिन दूध तो नहीं पीऊंगा, डेयरी तो मैं नहीं खाऊंगा। तब कस्तूर ने उनको कहा कि तुमने गाय और भैंस के साथ होते हुए अत्याचार के कारण उनका दूध पीना बंद कर दिया, पर तुम बकरी पाल के उस बकरी का दूध बराबर के हिस्से में उसके बछड़े के साथ शेयर करके तो ले सकते हो, और तुम एक आदर्श भी प्रस्तापित कर सकते हो कि भाई हम, अगर हमें दूध चाहिए तो हम उन जानवरों के लिए इस तरह से एक आदर्श नीति से उनके साथ बर्ताव करें तो वो हम निभा पाएंगे। तो बापू ने कहा कि मैं सोचूंगा, और फिर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बकरी का दूध मैं ले सकता हूँ। पर उसके बाद उन्होंने उसके बारे में लिखा भी, और हमेशा वो कहते रहे कि मेरी जान बचाने के लिए मेरे आदर्शों के साथ किया हुआ ये मेरा एक समझौता था। पर बा के अंदर जो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं ना, व्यवहारिकता जो बोलते हैं, वो था कि भाई तुमने गाय भैंस की प्रतिज्ञा दी है ना, बकरी तो अभी उसमें नहीं आई, और तुम्हारी जान बचाना जरूरी है। शायद बकरी की भी प्रतिज्ञा की होती तो उन्होंने कहा होता कि भाई जो ऊंट होता है, कैमल होता है, उसका ले लो, कहीं ना कहीं से उन्होंने रास्ता निकाला होता। तो बा संभावनाएं भी, हाँ, खोजती। हाँ, बा भी इस तरह से अपने पति की मान्यताओं को और जिदों को समझकर उसको कैसे, उसका पर्याय कैसे निकालना, वो खोज निकालती। तो ये एक बहुत अच्छी समझ ना हो तब तक ये मुमकिन नहीं है, और बा में वो बहुत था। एक डायरी में एक वाकया, उन्होंने एक ही सेंटेंस लिखा है, जब बापू ने हरिजन उद्धार के लिए अनशन किया, बाकी सबको ये प्रश्न उठा कि भाई बापू को अनशन करने की क्या जरूरत है, ऐसा तो क्या हो गया कि उनको अनशन करना पड़ा। बा समझ गई कि क्यों बापू ने ये अनशन किया, और बा ने उनकी डायरी में एक वाक्य लिखा है जो मेरे लिए एक बहुत ही मार्मिक वाक्य है, और गुजराती में उन्होंने लिखा है कि बापू नो एमना अनुयायियों पर फिर उठी गયેલો विश्वास। इसका हिंदी मतलब ये होता है, बापू का अपने अनुयायियों पे से उठा हुआ विश्वास। यानी बापू को ये विश्वास नहीं रहा था कि जो मेरे अनुयायी अपने आप को कह रहे हैं वो मेरा जो ध्येय है उसको सही मायने में पूरा करने में कार्यरत है या मान रहे हैं, इसलिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये बा समझ गई, और बा ने डायरी में ये वाक्य लिखा, और मुझे पूरी डायरी में ये पॉलिटिकली बा का सबसे समझदार वाक्य लिखा कि लोगों को परखने की जो उनमें एक समझ खूबी थी, उसका प्रदर्शन ये करता है कि वो सबको, सब उनके लिए ट्रांसपेरेंट थे, सबका मकसद जानती थी, सबकी हैसियत जानती थी, सबकी नीयत जानती थी। गांधी जी के ना रहने पे, चाहे उनके आश्रम की देखरेख हो, चाहे उनके जो अनुयायी हैं उनके साथ की मीटिंग्स हो, या सब कुछ हो, आपने जैसा लिखा कि बा उसको बहुत स्मार्टली हैंडल करती थी। और हमने जो पढ़ा कि बा पढ़ी लिखी नहीं थी, बा को नहीं पता था, ये उससे बिल्कुल अलग एस्पेक्ट हमारे सामने आया कि ये उतना ही स्ट्रॉन्ग महिला किरदार थी जो सब संभालने में सक्षम थी, चाहे वो घर हो, चाहे घर के बाहर की उनकी कोई और जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दक्षिण अफ्रीका में आश्रम का प्रयोग अभी अभी शुरुआती दौर में था, और उसी वक्त बापू की जो एक्टिविज्म थी वो भी चल रही थी। उसके कारण बापू का बाहर रहना, बापू का जेल जाना, बापू के पर मुकदमे चलना, ये सब सिलसिला चल रहा था। तो बापू के एब्सेंस में ये ऐसी बात हुई थी ना कि बापू ने एक प्रयोग शुरू कर दिया और फिर चले गए, और कहा कि अब संभालो, चलाओ इसको। और कौन संभालेगा, कौन चलाएगा? तो पत्नी ही चलाएगी ना, पति का प्रयोग है, उसको पत्नी ने चला था, तो वो जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर।
और हाँ ठीक है कि वेस्ट थे जो प्रेस चलाते थे, एडिटोरियल करते थे सब, लेकिन एक संस्था जो होती है वो महज अकाउंट्स लिखने पर नहीं चलती, वो महज उसका पीरियोडिकल की छपाई से नहीं चलती, वो सिर्फ उस पीरियोडिकल के एडिटिंग से नहीं चलती, उसमें जो कम्युनिटी है उसको बांधे रखना पड़ता है, उनकी हर जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए जो डेली उसका जो संभालना होता है, मैनेजमेंट होता है, वो करना पड़ता है। और वो सिर्फ व्यक्ति कर सकती है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अब रोटी नहीं है आज और आटा भी खत्म हो गया तो उसका सब्स्टिट्यूट खाना तो खिलाना है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं रसोई की चार्ज में नहीं हूँ, तुम देख लो रसोई जो करता है उसको, मुझे मेरी 4 रोटियां चाहिए, बाकी का आपको देखना है देख लो, ऐसा नहीं होता। बा को ही खड़ा होना पड़ा होगा और देखना पड़ा होगा कि भाई रोटी जगह पर चावल बना सकती हूँ, या मक्के का आटा इस्तेमाल कर लूं, या ज्वार बाजरा इस्तेमाल कर लूं, क्या करूं, और वो रोटियां खाने के वक्त तैयार रखनी पड़ती। ये सारी मैनेजमेंट ड्यूटीज है जो ना पढ़ी लिखी होने के बावजूद बा ने किया। एक भी दिन ऐसा तो नहीं आया कि भाई अब 3 महीने बापू जेल में है तो आश्रम को ताला मार देते हैं, आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, अपना देख लो। बापू नहीं है तो भी आश्रम चलेगा और वैसे ही चलेगा जैसे बापू थे तब चलता था, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में हो, चाहे वो हिंदुस्तान आके साबरमती आश्रम हो, कोचरब आश्रम हो, या बाद में सेवाग्राम आश्रम, सब जगह पे एक दो स्टडी इन्फ्लुएंस था वो तो बाई थी, क्योंकि बापू तो ट्रांजिटरी थे ना, उनको तो इतने सारे काम चल रहे थे कि वो कहीं पर भी स्थायी असली स्वरूप में तो स्थायी हो नहीं सकते थे। तुषार, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि ये हमेशा हमारे सामने आया कि गांधी का उनके जो सबसे बड़े बेटे थे हरीलाल, उनके साथ सही नहीं था रिश्ता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ गुजरा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। इस बीच बा जिन तकलीफों से गुजरी, बा जिन अंतर्द्वंद से गुजरी, कि एक तरफ उनका पति है, दूसरी तरफ उनका पहला बेटा है, और दोनों के बीच की ये हालत देखकर बा पर क्या असर हुआ होगा, मतलब वो मैंने तो पढ़ा है, मैं चाहूंगी कि आप वो बात दर्शकों को भी बताएं। बा के जीवन का सबसे बड़ा दुख और गहरा सदमा उनका बेटा हरिलाल और उसके साथ जो हुआ, वो उनके लिए बर्दाश्त करना सबसे, मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात थी। और वो दुख उन्हें सहना पड़ा था क्योंकि वो समझ रही थी कि इसमें दोषी कोई नहीं हो, हालात जिस तरह से बने हैं वो दोषी है और वो बदल नहीं सकते। हाँ, दोष ये था कि पति भी बेटे के साथ बात करने को तैयार नहीं था, बेटा भी बाप के साथ बात करने को तैयार नहीं था। वो और उन दोनों के बीच में पिस रही थी बाप पूरी जिंदगी। बेटे का जो सर्वनाश था वो देख रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके कारण पति को जो दुख हो रहा था, पिता को जो दुख हो रहा था, वो भी उसको पता था कि भाई ऐसा नहीं है कि ये मेरा पति निष्ठुर हो गया और कहता है उसको मरना है तो मरने दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है उसको भी उसका दुख हो रहा है, पर वो भी कुछ नहीं कर पा। और वो दोनों का दुख भी समझती थी, उन दोनों का दोष भी पता था, उन दोनों की कमजोरियां भी पता थी, और उसके साथ उनको जीना पड़ रहा था दोनों के साथ। ये बा के लिए सबसे बड़ी वेदना, दुख और पीड़ा पूरी जिंदगी उनको सहनी पड़ी। और उसके लिए ये बहुत आसान है कि बापू को दोषी ठहरा दिया जाए और कहा जाए कि वो एक फेलियर थे बाप के स्वरूप, पर हमने ये तय करना होगा कि हम उनको महात्मा के स्वरूप में पूछते हैं या मोहनदास के स्वरूप में टीका करेंगे, क्योंकि दोनों चीज हम नहीं कर सकते। महात्मा भी बना दे और फिर कहे कि बाप के रोल में वो फेलियर था, वो उनके साथ नाइंसाफी। तो ये हमने सोचना, और बा को ये सब चीजें अंगत स्वरूप से मैनेज करनी पड़ती थी, महसूस करनी पड़ती थी और सफर करनी पड़ती थी। ये दुख उनके लिए सबसे, और मुझे लगता है कि जो उनका जीवन कट शॉर्ट हुआ, वो उसमें इस सदमे का असर सबसे ज्यादा। आखिरी दो सवाल पूछूंगे तुषार। गांधी जी के मरने के बाद भी और
जब बा जिंदा रही और गांधी और बा साथ रहे तब भी इस पर बहुत बात होती थी कि गांधी के बहुत अफेयर्स हैं, गांधी के अलग अलग महिलाओं के साथ अफेयर हैं। जबकि दूसरी तरफ इसी किताब में आपने बताया है वो गांधी का अंतर्द्वंद भी, जब उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन के प्रति, वैसा जीवन गुजारने के प्रति एक अपनी भावना जाहिर की थी, और बा ने पूरा सपोर्ट किया था। गांधी जब अपनी उससे फेल हुए, या फेल ना कहूं तो जब वहां डगमगाए, बा के पास गए, बा तब भी अवेलेबल रही। जब उन्होंने मना किया कि नहीं बा, कस्तूर, हम सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखेंगे, तब भी बा ने उनका साथ ही दिया। और जब वो सारे सवाल या वैसी बातें बा सुनती थी, तो बा पर क्या असर होता था, बा का क्या जवाब होता था? देखिए, इसमें मेरी ये किताब में उस वाकये पर मैंने ज्यादा रोशनी नहीं डाली है, पर भारत लौटने के बाद एक ऐसा हादसा हुआ था, एक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि सरला देवी थी, उनसे बापू बहुत प्रभावित हो गए और बहुत ही आकर्षित हो गए थे और नजदीक हो गए थे, और सबको चिंता होने लगी थी कि कहीं बापू विचलित होके इनके साथ चले ना जाए, सबको छोड़ छाड़ कर। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि सी राजगोपालाचारी ने बा को जाके कहा था कि भाई संभालो अपने पति को, नहीं तो पति को घुमा बैठो। तब बा ने उनको कहा था कि तुम लोग कोई मेरे पति को नहीं जानती, मैं जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि वो उनसे क्यों आकर्षित हुए, वो आकर्षण का कारण भी मैं जानती हूँ कि जो चीज मुझ में उनको कमी लगी है पूरी जिंदगी, वो सारी चीजें उनको सरला देवी में दिखाई दी। सरला देवी बहुत एजुकेटेड, बहुत आर्टिकुलेट, बहुत ही एक्सप्रेसिव, बहुत डायनामिक लेडी थी उनके जमाने की, बहुत वो बहुत उस जमाने के लिए बहुत फॉरवर्ड स्त्री थी, इंडिपेंडेंस थी। और ये सारी चीजें बापू को आकर्षित करते, फिजिकल आकर्षण नहीं था, ये इमोशनल आकर्षण था। और जो चीज उनको उनकी पत्नी में नहीं मिल पा रही थी, वो सारी चीजें उनको सरला देवी में दिख रही, और उसके कारण आकर्षण था। तो बा ने कहा था राजा को, मैं जानती हूँ कि ये क्यों है, और मैं जानती हूँ कि किस हद तक मेरा पति जाएगा और किस हद तक पर वो रुक जाएगा, क्योंकि मुझे एतबार है, मुझे मेरे पति पर भरोसा है कि वो अपनी ही बांधी हुई सीमा कभी उसका उल्लंघन नहीं करता। मैंने अगर कोई सीमा बांध के रखी हो तो हाँ, हो सकता है कि वो तोड़ दे, पर जब वो अपनी खुद के लिए सीमाएं बांध देता है तो वो कभी भी उसे उसका उल्लंघन नहीं करता, उसको तोड़ता नहीं। और मैं जानती हूँ कि उस सीमा को वो पार कभी नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, थोड़े दिनों में ये जो तेवर है वो थम जाएंगे और वो वापस अपनी राह पे आ जाएंगे। ये क्षणिक मामला है। बा को जो ये एतबार था वो एक्सपीरियंस का एतबार, वो जानती थी कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेने से पहले बापू ने क्या स्ट्रगल किया। वो भी जानती थी कि उनमें जो लस्ट हम कहते हैं, जो फिजिकल अट्रैक्शन था, वो कितना गहरा था, कितना स्ट्रॉन्ग था। और उस चीज को अपनी ही वॉलंटरीली खत्म कर देना, बंद कर देना, अपनी ही सबसे प्यारी व्यक्ति के साथ, कि जिसके साथ उन्होंने उस लस्ट की एक्सटेसी महसूस की, वो बा के साथ ही उसके ऊपर, क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं अपने आप पर अंकुश लगाऊंगा, मेरी वासना, मेरी हवस को मैं काबू में कर दूंगा, वो कहते हुए कई बार फेल होने के बाद उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और बा जानती थी कि वो निश्चय कितना दृढ़ था, कितना अनशेकेबल था, और इसीलिए उन्होंने कभी वो खतरा महसूस नहीं किया कि मेरे सिवा, अगर फिजिकल, वो जानती थी कि अगर आज भी फिजिकल रिलेशनशिप करने का वक्त आ जाएगा तो वो मेरे पास लौट गया। वो एतबार था, वो रिलेशनशिप का एतबार। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी नहीं दे सकता, इसका एक्सप्लेनेशन तो या तो बापू या बा ही दे सकते हैं। लेकिन बा के किरदार को जो समझने में इस डायरी ने मुझे मदद की, उसमें पता चलता है कि जो हम भरोसा भरोसा करते हैं, वो भरोसा क्या होता है, वो ये रिश्ता हमें समझाता है।
कि हमें उसके लिए कोई फिजिकल या आउटवर्ड साइंस की जरूरत नहीं है। हम दोनों हैं, वही हमारे लिए भरोसा काफी है कि हम एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और एक दूसरे का विश्वास छोड़ दो, हमने खुद ने किया हुआ निश्चय कभी नहीं तोड़ा। तो ये स्ट्रेंथ थी उस रिश्ते में। आपको इस डायरी के बारे में कैसे पता चला? इतने साल बाद आपको ये डायरी कैसे मिली? और मैं चाहूंगी कि आप वो एक्सपीरियंस भी बताएं जब पहली बार आपने बा की हैंडराइटिंग में कुछ पढ़ा था, कैसा महसूस हुआ था आपको? मैं जीआरएफ करके, गांधी रिसर्च फाउंडेशन करके जलगांव में एक संस्था है, उसके साथ जुड़ा हूँ, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। और वहाँ एक बहुत बड़ा आर्काइव क्रिएट हो रहा है बापू के। सारी जो चीजें हैं, बापू का लिखान है, बापू के खत है, उनका कई चीजें उसमें से वहां पर रखी गई है। उनको संभाल के हिफाजत से साइंटिफिक तरीके से रखा जाता है। तो ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारा जो स्टाफ है वो कई गांधी संस्थाओं में, गांधी के साथ जुड़ी हुई संस्थाओं में जाते हैं और उनका जो सामान है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल वस्तु मिल जाए, चीज मिल जाए जिसका संग्रह हम कर सकें। तो इंदौर में जो कस्तूरबा आश्रम है, कस्तूरबा ट्रस्ट है, मेमोरियल ट्रस्ट, उसमें हमारा गांधी रिसर्च फाउंडेशन का स्टाफ गया हुआ था और उनकी अलमारियां और बक्से और वो सब चेक कर रहा था। तो एक बक्सा जो ताला मारा हुआ था वो जब खोला तो पता चला कि उसमें कुछ खत पत्र और किताबें पड़ी हुई थी पूरी। कई तो उसमें से नष्ट हो चुकी थी, पर जब सामान बाहर निकाला तो ये छोटी सी पॉकेट डायरी उसमें से निकली जिसकी हालत बहुत खस्ता थी। पर जब वो डायरी खोली तो देखा कि उसमें किसी की हैंडराइटिंग है। अब वो जो स्टाफ था वो मराठी और हिंदी भाषी था, इसलिए उनको वो समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। जब वापस आए और वो डायरी दिखाई तो पता चला कि ये तो किसी ने गुजराती में डायरी लिखी। और जब पढ़ा गया तो लगा कि ये कस्तूरबा के सिवा कोई और लिख नहीं सकता है। और जब उसमें दिए हुए डेट्स और वो सब का रेफरेंस किया गया, क्रॉस रेफरेंसिंग किया गया, तो पता चला कि इतिहास में जो दर्ज है कि बा उस वक्त कहाँ थी, क्या कर रही थी, वो और इस डायरी की एंट्रीज मिल रही थी एक दूसरे के साथ। तब जाके पता चला कि ये कस्तूरबा की डायरी। तो उन्होंने उसको साइंटिफिकली प्रिजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए सारे जो ट्रीटमेंट थी वो सब किया, उसको रिस्टोर किया, उसको डिजिटाइज कर दिया, हर पत्ते को डिजिटाइज कर दिया और फिर वो डायरी वापस कस्तूरबा आश्रम इंदौर को दे दी। अब वहां पर वो रखते हैं वो उस डायरी को। उनको भी पता नहीं था कि उनके पास ऐसी बहुमूल्य चीज, कस्तूरबा का ही आश्रम था, कस्तूरबा का ही मेमोरियल, पर उनको भी पता नहीं था कि कस्तूरबा की लिखी हुई डायरी हमारे पास है। अब जाके उनको पता चला। अब शायद वो उसकी बेहतर हिफाजत करेंगे, रखेंगे। पर हमने जीआरएफ में उसका डिजिटल वर्जन बना लिया। तो जब मैं वहां गया था तो मुझे कहा गया कि भाई कस्तूरबा की डायरी मिली है। पहले तो मैंने हंस दिया, फिर मैंने कहा देखे तो सही क्या है। तो उन्होंने उस वो डिजिटल फाइल मुझे दी और मुझे बराबर याद है, मैं दोपहर को वहां बैठा था और मैंने पत्ते खोलना शुरू किया। वो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने पत्ते खोलना शुरू किया। और जब पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा तो जैसे मैंने पहले शुरुआत में आपको कहा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बा मेरे साथ बोल रहे हैं। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रंज अगर कोई है तो ये है कि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि बा और बापू के सानिध्य में बैठकर उनसे कुछ सीख सकूं, उनसे कुछ महसूस, उनका उनका एहसास मुझे हो। ये पहली दफा था जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बा कुटीर में बैठा हूँ और बा मेरे साथ बातें कर रही है। और मैं पढ़ता गया उन किताबों को, उन पत्तों को, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं रोने कब लगा। वो इतना
बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ था। वैसा ही एक्सपीरियंस पहले मुझे हुआ था जब 97-98 में मुझे बापू की अस्थियों का कलश उड़ीसा में मिला था। तब फिजिकली बापू से सबसे क्लोजेस्ट उस अस्थि कलश को छूते वक्त मुझे एहसास हुआ था। और जब बा की डायरी पढ़ने लगा तब भी ये एहसास हुआ कि जैसे मैं बा के सानिध्य में बैठा। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये बा की बात मुझे दुनिया तक पहुंचानी है। उसमें से ये डायरी का, ये किताब का उद्भव हुआ। और मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ा, पर ये जरूरी है कि दुनिया इसे पढ़े। और इसलिए मैंने फिर लिखा। लिखते वक्त भी बहुत दुविधा हुई, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो बाप की भाषा जब पढ़ रहा था तो एक पढ़ा लिखा होने के नाते मुझे ये हो रहा था कि मैंने इसको सुधारना चाहिए। वो त्रुटियों को जो बान हाँ, जो बा ने त्रुटियां की थी, गलतियां की थी, उनकी भाषा की जो कमजोरी थी उसको संवारना, सजाना चाहिए। फिर मुझे हुआ कि नहीं, ये तो नाइंसाफी होगी, फिर तो मैं मेरी बात करूंगा, बा की बात तो नहीं करूंगा। मुझे जो बा का एहसास हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सारी त्रुटियों को मैंने देखा है, सारी कमजोरियों को मैंने देखा है, सारी गलतियों का एहसास मुझे हुआ। तो मेरा कर्तव्य ये हो जाता है कि मैं इसी तरह से मेरे पाठकों को भी ये एक्सपीरियंस दूं। और इसलिए जब मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी किया तो मैंने बहुत ही ग्रामेटिकली रॉन्ग इंग्लिश का प्रयोग किया। जैसे बा ने लिखा है वैसी तरह से रॉन्ग ग्रामर में मैंने वो लिखा था। जब मैंने पहली बार मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर को सबमिट की तो मेरे एडिटर का मुझे फर्स्ट रिस्पॉन्स ये आया था कि भाई ये अंग्रेजी कैसे लिखी है, ऐसे कैसे छाप सकते हैं, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा अगर ऐसी अंग्रेजी हम छापते हैं। हम अंग्रेजी किताबें छापते हैं पर कभी हमने ऐसी टूटी फूटी गलत अंग्रेजी नहीं छापी। तो मैंने उनसे दलील की, मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरी किताब नहीं है। जो जो भाग मैंने लिखा है, खुद से लिखा है, वो मैं अच्छी तरह से लिखूंगा। लेकिन जो कस्तूरबा का भाग है वो कस्तूरबा की भाषा और कस्तूरबा का एहसास हमने ट्रांसफर करना चाहिए हमारे रीडर्स को, वरना इसका कोई मतलब नहीं रहता, उसके कोई मायने नहीं रहते। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हार्पर कॉलिंस का और उनके एडिटर्स का कि वो माने। उन्होंने कहा हाँ आपकी बात सही है, अगर ये किताब लोगों तक जानी है तो कस्तूरबा की भाषा ही लोगों तक जानी चाहिए। और उन्होंने जैसे मैंने वो लिखा वैसे ही छापा उसको। तो ये खूबी मैं मानता हूँ, ये किताब की ये खूबी है कि हमें बा के ही जरिए बा के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा भी बदल दी है लेकिन फिर भी बा का जो एसेंस है वो मैं ट्रांसफर कर पाया हूँ। तुषार, मैं हूँ, आप हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, मैं कम तो नहीं कहूंगी, बहुत लोग हैं जो गांधी पर, गांधी के विचारों पर, गांधीयन आइडियोलॉजी पर भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि गांधी इंसान नहीं थे, गांधी एक सिद्धांत थे। इसीलिए आप, पता नहीं, आप मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं जो गांधी को उस महानता से हटकर भी देखते हैं, एक इंसान की तरह जिनसे हम कुछ चीजें सीख पाए, अपने जीवन में उतार पाए। लेकिन आज के समय में मैं देखती हूँ कि गांधी को खारिज भी बहुत आसानी से किया जाता है, ये बोलकर कि ये प्रैक्टिकल थोड़ी है, गांधी थोड़ी है जो दूसरा गाल आगे कर देंगे कोई थप्पड़ मारेगा तो। बड़ा डिमीनिंग वे में उसे इस्तेमाल किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको उस परिवार का हिस्सा होने के नाते दुख होता है? दुख होता है क्योंकि देखिए, मैं मेरे पूर्वजों को मेरे प्राइवेट पूर्वज के रूप में नहीं कभी एहसास नहीं कर पाता। उनकी पब्लिक आइडेंटिटी हमेशा हावी रहती है और फिर मुझे ये सहना पड़ता है कि उनकी पब्लिक आइडेंटिटी का अपमान किया जाए, उनका तिरस्कार किया जाए, उनको गालियां दी जाए, उनके बारे में दुष्प्रचार किया जाए। बाकी कोई होता तो अपने पूर्वजों को संभाल के रख पाता, पर मैं वो मेरे लिए मेरे प्राइवेट पूर्वज कोई रहे ही नहीं। पर ये एहसास मुझे बहुत जल्दी हो गया था कि भाई मेरा जो पूर्वज है वो मेरी पर्सनल जायदाद या जागीर नहीं है, वो मेरा अपना नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। और इसी कारण मेरा भी कोई महत्व बनता है। अगर वो मेरा दादा ही होता सिर्फ तो मुझे पूछने वाला कोई ना होता।
इसलिए ये जानकारी भी हो जाती है। और दूसरा एहसास जो मेरी समझ के बाद मुझे आया वो ये हुआ है कि गांधी का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। वो डरा देता है लोगों को, और इसलिए एक रिएक्शन ऐसी आती है कि नहीं, इसको तो एकदम से शट आउट कर दो, कहीं इसका कोई थोड़ा भी असर हम पे हो गया तो हम, हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। तो वो चैलेंज स्वरूप जो गांधी का है, उसके कारण एक तरीके से एंटी गांधी रिस्पॉन्स आता है, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी त्रुटियों को ओझल करे रखने के लिए। तो ये भी मेरे में समझ आई है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता कि समझते नहीं है, जानना नहीं चाहते, जानबूझ कर ये कहते। अब समझ में आता है कि ये उनकी कमजोरी है, ये उनका जो डर है, अपने आप के बारे में जो डर है उनके अंदर, अपने आप के बारे में जो कम देखने की जानकारी है कि भाई मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, गांधी के हवाले चढ़ गया तो मेरा क्या हो जाए, इसके लिए गांधी को का तिरस्कार किया। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बना दिया। तो मैं आपसे सहमत हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा की उसने हिरासत से दिया आजाद कर दूं। महात्मा का कैरेक्टर महत्वपूर्ण नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन महत्वपूर्ण है, उसकी जर्नी महत्वपूर्ण है, वो इंस्पिरेशनल है। और इसलिए मैं हमेशा मोहनदास करमचंद गांधी की बात करना ही प्रेफर करता हूँ। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या जब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं तो ये अक्सर सामने आता है कि महिलाओं को कम हिस्सा दिया गया। हिस्ट्री में जो महिलाएं रही उनकी बात उस तरह से सामने नहीं आई जिस तरह से उस वक्त के पुरुषों की आए, चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे दुर्गा भाभी हो, चाहे कस्तूरबा हो। कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में अब जब हम आउट ऑफ इंटरेस्ट खोज के पढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि भगत सिंह के बारे में हमें जितना पता है वो तो बहुत बढ़िया है। उनके साथ साथ दुर्गा भाभी का भी रोल कितना बड़ा था बिल्कुल जो पता बिल्कुल। ही नहीं था। गांधी की जर्नी हमें पता चली, हमें बा की जर्नी जो मैंने ये किताब पढ़ के जानी वो पता ही नहीं चली। और इस तरह हिस्ट्री से भी बहुत मैं क्या कहूँ, सिस्टमैटिकली महिलाओं का हिस्सा कम दिया गया या वो रिमूव किया गया उनको हिस्ट्री से। मुझे थोड़ा गिल्ट भी हुआ, साथ ही साथ थोड़ी सी खुशी भी हुई कि फाइनली अब ये किताब आई। और जैसा आपने अपने किताब के आखिरी लाइन में लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि बा की ऐसी और डायरियां मिले ताकि बा के बारे में और ऐसी बातें पता चल सके जो आपको और हमें नहीं पता थी। मैं हमेशा हमेशा ये कहता हूँ, मैं हमेशा जब भी गांधी रिसर्च फाउंडेशन जाता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि भाई कहीं और ढूंढा क्या तू, कहीं और से बाकी डायरी मिले तो जल्दी लाना, मुझे वो भी डिसाइफर करनी है, पढ़नी है। तो ये मेरे जीवन का एक एम्बिशन रहेगा कि अगर कुछ है बाकी हाथ की लिखाई का तो मेरे अब, क्योंकि इस डायरी के बाद का जो जो काल था जीवन का वो उतना लंबा नहीं था। और मैं समझ गया हूँ कि जब वो बापू के साथ थी तो वो नहीं लिखती, क्योंकि बापू को तो आखिर वक्त तक उन्होंने, उनकी तकरार और उनकी जिद ना लिखने पर से ही होती रही है। आगा खान पैलेस में भी जब बापू उनको पढ़ाने सिखाने के लिए बैठते थे तो झगड़ा करके बंद करवा दिया था उन्होंने, क्योंकि बापू ने उनको अच्छी किताब और कलम देने से इनकार कर दिया था। बोले थे स्लेट पे लिखना सीखो, जब अच्छा लिखोगी तभी मैं। तो उन्होंने बापू को कभी ये एहसास नहीं दिलाने दिया था कि मैंने डायरी लिखी। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जिस पीरियड में वो बापू के साथ रहती थी तो वो डायरी नहीं लिखती थी, पर फिर भी ऐसे पीरियड्स हैं जब वो बापू के साथ नहीं थी, और शायद उम्मीद रखता हूँ कि डायरी होगी। चलिए एक बार और बता देती हूँ, हार्पर कॉलिंस ने ये किताब लिखी है और इस किताब का मूल्य वैसे तो 599 रुपीज है, लेकिन अगर आप Amazon या बाकी किसी और साइट से लेंगे तो समय समय पर इसके रेट्स घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे आज ही मैं अभी इस इंटरव्यू के पहले चेक कर रही थी तो शायद 450 रुपये अभी इस किताब का मूल्य है। तो आप किंडल एडिशन भी है वो और थोड़ा कम है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है आप पढ़िएगा, नहीं इंटरेस्ट है तब भी पढ़िएगा ये जानने के लिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं ना तो हम उसके आसपास के लोगों के बारे में नहीं जान पाते, जबकि एक व्यक्ति को बनाने के पीछे
सबका बराबर का हाथ होता है, ना सिर्फ मेंटर का और टीचर का या फिर जिनको हम कहते हैं कि गुरुओं का, बल्कि उन लोगों का भी जो रोज उनके साथ रहते हैं, उनके जीवन का हिस्सा है, वो उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसा तुषार ने एक बार कहा ही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी का था, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें बा से ही मिली थी। जैसे बहुत से अनछुए या अनसुने किस्से हैं, जो ऐसे ऐसे पहलू हैं जो हमारे सामने नहीं आए, जो किताबें पढ़ के ही सामने आते हैं। ये तो मेरा इंटरेस्ट था। मुझे गांधी के बारे में पढ़ना, गांधी के जीवन के बारे में पढ़ना, उनके जीवन से जुड़े लोगों के बारे में पढ़ना पसंद है, इसलिए मैंने मांग के ये किताब पढ़ी। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। आपके मन में अगर तुषार से पूछने के लिए कोई सवाल हो, आप वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि अगली और कोई किताब आए तुषार की तो मैं जरूर उनसे बात करूं, उन्हें इस कार्यक्रम में दोबारा बुलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत तुषार, शुक्रिया बात सोनल, करने। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया।